औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद रमज़ान जट आपसे मुखातिब हूँ और पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, इसका टॉपिक यील्ड जो है, इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। टॉपिक जो है वो बिल्कुल स्मार्ट वे में आपके सामने जो मैंने पुट किया, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उन पे डिस्कशंस की जा सकती हैं। आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और बोर्ड से रिलेटेड इसके एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन जो हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी आज का हमारा जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि यील्ड जो है इसे डिफाइन कर लेना है। यील्ड इज एन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है, उसकी जो अमाउंट होती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं यील्ड का। केमिकल रिएक्शन क्या चीज है पता होना चाहिए हर बच्चे को। याद रखना है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, उसे हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर आपने ऑक्सीडाइज किया, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, H2O से H2O2, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ वन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम totally change the properties of water and convert it into hydrogen peroxide। चलें, मैं आसान लफ्जों में अगर बात करूं आपके साथ, अब पानी जो है वो पी रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप पी नहीं सकते, वो आपके लिए डेंजरस है। क्या हुआ, एक सिंगल ऑक्सीजन के एटम ने उसकी प्रॉपर्टीज को एंटायरली चेंज कर दिया, बदल दिया। ये जो चेंज है, दिस चेंज इज नोन एज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, और इस सारे प्रोसेस को हम आसान लफ्जों में कहते हैं केमिकल रिएक्शन या कीमियाई अमल। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसमें जो नई कंपोजिशन वाली सब्सटेंस हमारे सामने आती है, हम उसको नाम देते हैं प्रोडक्ट का। तो आपने याद रखना है कि जितनी क्वांटिटी हमें प्रोडक्ट की मिलती है वो मोल्स में हो सकती है, वो ग्राम्स में हो सकती है, वो लीटर्स में हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब्स में हो सकती है, किसी भी क्वांटिटी में हो सकती है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट ऑब्टेन्ड होगी दैट इज नोन एज यील्ड। अब हम आगे आते हैं। यील्ड जो है उसकी दो बेसिक टाइप्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। द वन इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड अनदर इज एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल मींस एक ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली मौजूद नहीं होती, मगर हमने उसे अपनी कैलकुलेशंस के जरिए अपने अल्फाज के अंदर, अपने लिखने के अमल में हम उसे लेके आए होते हैं, हम उसे नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड का। जिस तरह से आप क्लास के अंदर किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सी कैलकुलेशंस होंगी, कौन सा ऑपरेटर्स यूज होगा, फिर आप लैब में जाते हैं और फिर आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं तो दैट इज एक्चुअल यील्ड, और जब आप सिर्फ कैलकुलेशंस के जरिए फाइंड करते हैं तो दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। आपने याद रखना है कि थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल यील्ड पे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं और खुद बना रहे होते हैं अपने हाथों से उस चीज को, आइदर इन लेबोरेटरी और आइदर एट इंडस्ट्रियल लेवल और आइदर एट डोमेस्टिक लेवल, किसी भी लेवल पे जब आप खुद बना रहे होते हैं उस चीज को, तो आपने याद रखना है दैट इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। ठीक हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो प्रैक्टिकली हम ऑब्टेन करेंगे दैट इज एक्चुअल यील्ड, और जो हम थ्रू कैलकुलेशंस ऑब्टेन करेंगे दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। आपने याद रखना है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगी। एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब आप सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाई, क्यों?
एक्चुअल यील्ड क्यों कम है और थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा क्यों है, मैंने उसकी रीजन यहां पे आपके सामने पुट कर दी है। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। यील्ड के टॉपिक में से अहम क्वेश्चंस में से एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपने याद रखना है, उसकी वेरियस रीजंस हैं। नंबर 1, रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में शिफ्ट नहीं होते, तो फिर हम वहां पे सर्टेन होते हैं, हमें पता होता है वहां पे एक्यूरेसी है कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए कि जी हम पसंद नहीं कर रहे, हमें मजा नहीं आया प्रोडक्ट बनके, हम रिएक्टेंट्स की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल थे, हमें वापस जाना चाहिए, तो जब रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा तो बेटा आपने याद रखना है प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज है साइड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए और बी रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट डी बनानी थी, मगर उसके साथ साथ कोई प्रोडक्ट सी भी बनना शुरू हो गई, तो अब सी ने क्या किया, डी की अमाउंट को कम कर दिया। ठीक हो गया। सो ये जो है ये साइड रिएक्शन की वजह से होगा कि अगर जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, याद रखना बेटा जो प्रोडक्ट हम खुद बनाना चाह रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, दैट इज नोन एज एक्चुअल प्रोडक्ट, और वो जो हमें पसंद नहीं है, हम बनाना नहीं चाह रहे मगर वो जबरदस्ती उसने जो है वो हिस्सा लिया और वो भी बनना शुरू हो गई, दैट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट। तो साइड रिएक्शन की वजह से बाई प्रोडक्ट बनती है और बाई प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट को कम कर देगी। तीसरी रीजन, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर से मुराद कि जी आपका गार्ड था, आप गार्ड को लैब में ले गए क्योंकि जी उसको लैब के ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आपने कहा कि चलें सर आज आपके साथ मिलके हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है कि बीइंग अ केमिस्ट ही नोज द प्रोज एंड कॉन्स, उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है, अगर मैं सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं करता तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर आप एक इनअप्रोप्रिएट पर्सन को वो काम दे देंगे तो वो उसे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब कोई इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर उस प्रोसेस को कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो भी प्रोडक्ट को जाया कर देता है। उसके बाद इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम ये जानते हैं कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेटा प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा भी होती हैं बाजुकात। तो आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है आप उसे उस मिक्सचर में से अलग करना चाहते हैं। सेपरेशन के वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, आप उसे बॉयल कर सकते हैं, आप उसे फ्रीज कर सकते हैं, आप सब्लिमेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, आप पेपर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। वेरियस टेक्निक्स, सेपरेशन की कई टेक्निक्स हैं। तो जब आप उस टेक्निक को यूज करेंगे तो अगर तो आप उस प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर पर उस मिक्सचर में से अलग ना कर सके तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपसे सेपरेशन की टेक्निक 100% अप्लाई नहीं हो सकी, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उस मिक्सचर में रह गई जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद फॉल्टी अपरेटस। फॉर एग्जांपल मैं एक गैसियस प्रोडक्ट बना रहा हूं, मुझे पता है कि लीकेज नहीं होनी चाहिए, कॉर्क अच्छे तरीके से फिट होना चाहिए और जो मैंने वहां पे ट्यूब्स इस्तेमाल की हैं उन्हें डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी वजह से मेरा अपरेटस डैमेज हुआ तो जो मैं गैस की फॉर्म में प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी लीकेज हुई तो जो मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो बेटा ड्रॉप कर जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक देखिए कि हमने क्या किया, हमने यील्ड को डिफाइन किया, हमने एक्चुअल यील्ड को डिफाइन कर लिया, हमने थ्योरेटिकल यील्ड को डिफाइन कर लिया, फिर हमने ये सीखा कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में जो डिफरेंस आता है उसकी क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट हम जाने लगे हैं परसेंटेज यील्ड के ऊपर। ये यील्ड की थर्ड डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है, इस्तेमाल होगी। द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज नोन एज परसेंटेज यील्ड।
एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान जो रेशो है उसे हम नाम देते हैं परसेंटेज यील्ड का। और परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हम सिंपली ये करते हैं एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक छोटा सा असूल है मैथमेटिक्स का, आप सब लोगों के माइंड में होगा, बस सिर्फ आपको फ्रेश करवाना है वो कॉन्सेप्ट आपका याद रखना है कि जब हम परसेंटेज ले रहे होते हैं तो हम स्मॉलर अमाउंट को अपर वैल्यू के तौर पर लेते हैं और हम लार्जर वैल्यू को लोअर वैल्यू के तौर पर लेते हैं। अब आप जरा सोचिए कि कौन सी यील्ड कम होती है, एक्चुअल यील्ड कम होती है, तो फिर एक्चुअल को कहां लेंगे, ऊपर, और थ्योरेटिकल ज्यादा होती है तो उसके साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम नेक्स्ट आगे फिर डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। मैं इसकी दो एप्लीकेशंस यहां पे मेंशन कर रहा हूं, बुक के ऊपर इस पे डिस्कशन नहीं की गई। बुक पे एक सिंपल एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, मगर उस लाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया एप्लीकेशंस के अंदर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज यील्ड, व्हाई वी स्टडी परसेंटेज यील्ड। तो आपने याद रखना है कि ये हमें इंपॉर्टेंटली दो बातें बताती है, एक एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन और दूसरा आइडियलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? हुआ यूं कि जी आपके डायरेक्टर साहब को किसी ने आके कहा कि सर ये जो कॉलेज है इसकी जो कुल मालियत है ये है 1 करोड़ रुपया, लेकिन हमें जो है जियोलॉजिकल सर्वे से पता चला है कि इसके अंदर 3 अरब का सोना जो है वो इसकी जमीन के अंदर है, इसके ग्राउंड में। तो ऐसा करते हैं कि इस कॉलेज को तोड़ देते हैं, तो हम ऐसे कई कॉलेज बना सकते हैं अगर वो गोल्ड हम यहां से निकाल लेते हैं। ओके जी, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने सारी बिल्डिंग जो है वो खत्म कर दी, वहां से आपने सोना निकाला, वो जो उसकी कुल मालियत सिर्फ बनी 10 लाख रुपया। 1 करोड़ की बिल्डिंग थी, आपने वो तबाह कर दी और हासिल क्या हुआ 10 लाख रुपया। यानी आपने क्या किया, आपने लॉस कर दिया, टाइम भी वेस्ट किया और आपने 90 लाख रुपया जाया कर दिया उसका। अब ये क्या है, ये जो काम आपने किया ये अनइकोनॉमिकल था, ये सही नहीं था। ठीक है, सो हम अगर एक इंडस्ट्री लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बेटे आपने सोप बनाना और आप सोप बना, बीइंग अ केमिस्ट ये आपका काम है, आपने सोप बना के आपने इंडस्ट्री के अंदर और आपने फिर उसे सेल करना है। आपने क्या किया जी, आपने अपरेटस लिया, मशीनरी लगाई, वर्कर लगाए, आपने सारा मटेरियल परचेज किया, बना के आपने उसको पैक करके मार्केटिंग करके सेल करना शुरू कर दिया। अब जो एक पैक था वो आपका तैयार हुआ 50 रुपीज का, लेकिन उसकी मार्केट की वर्थ बनी 30 रुपीज। तो क्या आपने ठीक फैसला किया, या आप सही काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, सो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आप जैसे केमिस्ट को रखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, सो आपको केमिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए ताकि आप किसी का लॉस ना करें और आप अपना भी लॉस ना करें। सो आपने माइंड में रखना है कि हमें इकोनॉमी पता होनी चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन की। यील्ड हमें क्या बताती है, या परसेंटेज यील्ड क्या बताती है? परसेंटेज यील्ड हमें सिखाती है कि केमिकल रिएक्शन हमारे लिए कितना फायदेमंद है, हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक हो गया, तो उसकी इकोनॉमी हमें कैसे पता चलेगी, हमें उसकी एफिशिएंसी से पता चलेगी। और एफिशिएंसी कहां से पता चलेगी, परसेंटेज यील्ड से पता चलेगी। ठीक है, तो हम एक टोटका लगा लेते हैं देसी इसके ऊपर, जो आपने याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगा क्लास के अंदर कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द इकोनॉमी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो आप क्या कहेंगे, बाय एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Efficiency of a chemical reaction is directly proportional to the percentage yield of the chemical reaction. Greater the percentage yield, higher the efficiency of reaction, higher the economy of the reaction. अच्छी इकोनॉमी हमें वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं आइडियलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बुक पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक नंबर इस्तेमाल हुआ है, बस आपने उसको याद रखना है। केमिकल रिएक्शंस विद मोर देन with 90 or more than 90% yield are considered as ideal reactions. मसलन हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं और उसमें प्रोडक्ट बन रही है, हम अगर ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन इनमें से बेस्ट है, कौन सा आइडियल है हमारे लिए। देखिए बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि एंट्री टेस्ट में एग्जामिनर आपको क्या करे, 4 डिफरेंट ऑप्शन दे, हर रिएक्शन की एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड आपको प्रोवाइड कर दे और कहे कि चूज द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट बेनिफिशियल केमिकल रिएक्शन या मोस्ट आइडियल केमिकल रिएक्शन। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, जिसकी परसेंटेज यील्ड सबसे ज्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा आइडियल रिएक्शन कहलाएगा। सो आपने याद रखना है कि आइडियलिटी एंड एफिशिएंसी कैन बी एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड।
ये जो टॉपिक है बेटा, ये इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन यहां तक था जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट आना है कैलकुलेशंस के ऊपर कि हम यील्ड से रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। इंतहाई आसान एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो मैंने पुट किया है, वो मैं आपको सोल्व करना भी सिखाऊंगा, मैं आपको उसके हिंट्स भी दूंगा ताकि आप खुद भी सोल्व कर सकें। तो क्वेश्चन जो मैंने प्लॉट किया है वो ये है कि 1000 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस 220 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, एक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डेफिनेशंस थ्योरेटिकल यील्ड की, एक्चुअल यील्ड की और परसेंटेज यील्ड की। और दूसरा शार्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटे? रीजंस ऑफ एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और अब चौथा क्वेश्चन क्या है? ये पॉसिबिलिटीज है कि यील्ड से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आएगा तो एक तो वो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड एक्चुअल यील्ड, दूसरा पूछ सकता है फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड, तीसरा पूछ सकता है फाइंड परसेंटेज यील्ड, या फिर इसके बाहर जाएगा तो आइडियलिटी ऑफ रिएक्शन या इकोनॉमी ऑफ अ रिएक्शन या एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने यहां पे कुछ हिंट मेंशन कर दिए ताकि इसके अलावा भी अगर कोई न्यूमेरिकल हो तो बेटा इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उस न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक है बेटा, जैसे कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जब हम यील्ड की बात करें, जब हम इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें या हम स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे हम दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, वैसे केमिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज क्या है? स्टोकियोमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको भूलना नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेंगे तो वहां से आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। और थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करनी है? कंपैरिजन मेथड से। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कंपैरिजन मेथड क्या होता है। स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, जिसमें आमतौर पर कैलकुलेटर की भी बेटे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है कंपैरिजन मेथड। कुछ लोग जो है वो कन्वर्जन फैक्टर के मेथड से करवाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। हम कंपैरिजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाकी जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। कर लें। और लास्ट ऑप्शन क्या है? आपने परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले आपने क्या किया था? आपने एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर ली थी। अब आपने क्या करना है? अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं सबसे पहले पॉइंट पे आने लगा हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी बेटा मैंने। ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला है, इसको उर्दू में हम कहते हैं चूने का पत्थर। ठीक है, तो इसी से जो है ये हम क्या बनाते हैं? व्हाइट वाश बनाते हैं, जो हमारी दीवारों और छतों पे लिखी होती है, जिसे हम कली भी कहते हैं और व्हाइट वाश भी कहते हैं। वो बेसिकली लाइम से बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आपने याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन जो है, इसमें 1 मोल कैल्शियम जिसका मास 40 होता है, कार्बन 12 होता है, ईच ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम इसका मास होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि 3 एटम्स हैं, तो टोटल मास बन गया 100 ग्राम। ठीक है बेटा, उसके बाद आ गया हमारे पास लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये 40 प्लस 16 दैट इज 56। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में 12 प्लस 32 दैट इज 44। ओके, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि 100 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन डीकंपोज टू गिव 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन पे। देखिए आपने क्या किया, अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो मैंने आपको क्या कहा था कि लाइमस्टोन डीकंपोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी हमने दो चीजों पे फोकस रखना है, एक लाइमस्टोन पे, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? हमारी बाई प्रोडक्ट, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है वो कितना बन रहा है। ओके, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन गिव्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटे मैंने एज इट इज पुट कर दिया। ओके, अब स्टेटमेंट के अंदर जब मैंने क्वेश्चन लिखा था, न्यूमेरिकल लिखा था, तो वो 100 ग्राम नहीं था, वो 1000 ग्राम था। तो आप क्या करें, आप इस 100 को 1000 कर लें, तो ये 44 से खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ये है कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो 1000 ग्राम से 440 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये 440 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहां से फाइंड की है? बैलेंस्ड इक्वेशन से। तो ये क्या है आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। तो वो जो 220 ग्राम मैंने मेंशन किया हुआ था वो क्या था?
वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड थी या वो एक्चुअल यील्ड थी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल चीज होती है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो वो आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएगी न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक हो गया, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। एक्चुअल मैंने वैसे स्टेटमेंट में मेंशन कर दी थी, फॉर्मूला अप्लाई करें, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। 220 जो मैंने प्रोवाइड किया, 440 जो मैंने कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर इज 50%। कैसे आया 50%? इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 मींस 0.5 एंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 50%। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 50% जो है इसकी परसेंटेज यील्ड निकल आई, 220 इसकी एक्चुअल यील्ड निकल आई और 440 इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकल आई जो हमने बैलेंस इक्वेशन से निकाली थी। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को फिलहाल वाइंड अप कर रहे हैं। मैं इसकी समरी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आपने क्या करना है, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान में डिफरेंस की रीजंस पता होनी चाहिए, आपको परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशंस भी पता होनी चाहिए। डेरिवेशंस क्या क्या हो सकती है? मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें, परसेंटेज यील्ड में आपको प्रोवाइड कर देता हूं और एक्चुअल भी दे देता हूं, तो क्या होगा, एक्चुअल डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड। क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड इधर आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए, फॉर्मुलेशंस आपको आनी चाहिए। और नेक्स्ट है पॉसिबल क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, क्या क्या हो सकता है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करना, एक्चुअल यील्ड फाइंड करना एंड थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फी अमानिल्लाह।